ये लेटर दे रहे हैं बोरिस जॉनसन को और इंशाल्लाह हमें रिस्पांस भी मिलेगा। हम मेरी मूवमेंट रेस्ट नहीं करेगी इंसाफ की नींद जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता है, जब तक लूटा हुआ पैसा पाकिस्तान वापस नहीं जाएगा, जब तक यूपी का बॉर्डर बंद नहीं होते चोरों के लिए। मैंने लेटर भेजी जाने हैं, मैंने पिटिशंस फाइल करी जानी है, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलते, जब पाकिस्तानी लोगों को इंसाफ नहीं मिलते, जब एक एक रुपया पाकिस्तान वापस नहीं जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब। आप लंदन पोस्ट के एडिटर हैं और एक्सपर्ट हैं गैर मुल्की मीडिया के ऊपर। गाए बगाए आप इनको देखते रहते हैं। डॉक्टर साहब ने आज हमें एक बार फिर ज्वाइन किया। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जी। डॉक्टर साहब, आज मैंने बात तो अफगानिस्तान के हवाले से करनी थी और अफगानिस्तान के ऊपर हम बात भी करेंगे। एक इंटरनेशनल प्रेशर बन रहा है। वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान का कभी रुख नहीं किया था, पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं। टेलीफोन की घंटियां बज रही हैं और मुसलसल राब्ते की कोशिश की जा रही है। फिर एक इंटरनल सिचुएशन है, जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ उसका पाकिस्तान के ऊपर क्या असर होगा। कुछ वाकयात पाकिस्तान के अंदर भी हुए हैं, उस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को और आपके सामने एक चीज रखना चाहता हूँ। आपको याद होगा एक 16 साल का बच्चा शयान अली जो है, वो किस तरह उसने इंसाफ की उम्मीद की कैंपेन भी स्टार्ट की है और करप्शन का जो नैरेटिव जिसका आगाज किया, अब वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंच गया है। मैं चाहूंगा ब्रीफली डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि ये जो करप्शन है बरतानिया जैसे माशरे के अंदर, जिसे सेफ हेवन्स कहा जाता है, हेवन्स है और यहाँ पर बहुत सारा पैसा दुनिया भर से आ जाता है, कितनी सूदगर साबित होगी इसकी कैंपेन? क्योंकि आज वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट का उसने दरवाजा खटखटा दिया है, वो गया है अंदर और उससे वो लेटर पिटीशन ले ली गई है और उसकी पिटीशन भी चल रही है। कितना इंपॉर्टेंट होगा इसका, इस बच्चे का उठना, और क्या इसका आप इसे बड़े स्फीयर में किस तरह देखते हैं? देखें, बात ये है कि बरतानिया जो है वो आप उसको कोई बड़ा ऐसे समझते हैं कि बड़ी कोई अखलाकी मॉरली एथिक्स कोई बहुत बड़े कोई अखलाक के लंबरदार और इस तरह के मामले, ये नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड मामलात के ऊपर इन चीज़ों को वो इतना ज़्यादा वो यूएन रेज़ोल्यूशन को इग्नोर कर देते हैं। वो जेली वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के ऊपर वो उन्होंने अटॉर्नी जनरल को कह दिया था कि तुम जब इराक के ऊपर वो डॉसिए बना था, तो उसको डॉजी डॉसिए कहा। उन्होंने जेली डॉसिए दिखा के और पार्लियामेंट को उन्होंने करके तो हमला कर दिया इराक पे, लाखों लोग मार दिए उन्होंने। तो बस ठीक है, ये हल्की-फुल्की मौसीकी चलती रहनी चाहिए। जहाँ तक शरीफों का मामला है, शरीफ जो है वो दे लॉस्ट ऑल काइंड ऑफ मॉरल एंड एथिकल ग्राउंड। कोई हद होती है। जो 2-4 लोग उन्होंने रखे हुए हैं अपने साथ उनके नैरेटिव को सपोर्ट करने के लिए, हमें उनके माली हालात का भी, उनकी माशी सिचुएशन का भी मुकम्मल इदराक है। तो मैं उस पे तो कोई उनसे बात नहीं करूँगा, वो तो बेचारे काम करने वाले हैं, उनको तो क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन असल ज़िम्मेदारी तो शरीफ ख़ानदान के ऊपर है ना, कि ये जितने लूट-मार इन्होंने मचाई है, तो इसका जवाब तो इनको देना चाहिए ना। और जहाँ तक प्रेशर बनाने की बात है, पार्लियामेंट में भी बात होती रही है और मैं भी को पिछले को 25-26 साल से इन चीज़ों को देख रहा हूँ। यहाँ पे नाइजीरियन गवर्नर भी जेल में है, नाइजीरिया का एक मिनिस्टर भी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, वो भी सज़ा काट रहा है यहाँ पे। तो मामला फिर अल्ताफ हुसैन का जहाँ तक केस आया, वो भी हमने डील किया, उसको देखा। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखती है। तो जब उन पे उधर से प्रेशर बढ़ता है, तो ये कुछ थोड़ा-सा और जाके बता देते होंगे कि ये हमारे पास ये भी है, हमारी जान बख्शो, ये थोड़ा-सा और ले लो हमें। तो ये इस तरह का गुड कॉप, बैड कॉप चलता रहता है और हम्म। आखिर में जो है वो नवाज़ शरीफ साहब की जो बीमारियों की लिस्ट है, वो इतनी लंबी इन्होंने बना के दी हुई है पाकिस्तान पे कि वो उसको देख के तो लगता है कि इनको खुद ही रिटायर्ड हो जाना चाहिए सियासत से भी। और पोलो, गोल्फ वगैरह जो भी ये देखते हैं, वो देखें, एन्जॉय करें। 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं। अब मज़ीद इसको इतना खराब करने की क्या ज़रूरत? इंसान हम्म। अपनी इज़्ज़त भी होती है, बाहर वाले लोगों को तो बिल्कुल। ब्लेम नहीं करना चाहिए। बच्चों के साथ तो वैसे भी
आपको लड़ना भी, अगर कोई बच्चा लड़ भी रहा हो तो नहीं लड़ना चाहिए उसको। तो इन्होंने जो बच्चे जमूरे छोड़े हुए हैं यहाँ पे, इनको भी थोड़ी-सी एहतियात करनी चाहिए कि इन्होंने तो यहीं रहना है ना। शरीफों का तो कोई पता नहीं, कल को उनकी फिर डील हो गई, इन्होंने भाग जाना यहाँ पे। तो और जो बच्चे जमूरे यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको अपने दोस्तों या बाप के साथ बना के रखनी चाहिए, पीसफुल तरीके से, प्यार-मोहब्बत से रहना। जी। सर थैंक यू फॉर योर क्विक कमेंट, क्योंकि हमने शुरू अफगानिस्तान से करना था, क्योंकि अभी जी सामने आ गई, मुझसे रहा नहीं गया, सवाल आपसे मैंने कर लिया। सर सिचुएशन कैसे देख रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर? दुनिया का रुख पाकिस्तान की तरफ हुआ है, टेलीफोन कॉल्स घंटियां बजना शुरू हो गई हैं। अब क्यों ख्याल आया पाकिस्तान के हवाले से, और ये क्यों दुनिया बिलबिला रही है? क्या रहा है सर अफगानिस्तान के अंदर? देखिए, बात ये है कि मैंने ये बहुत अरसे पहले जब ये गए थे, उस वक़्त भी मैंने यही लिखा था और कहा भी, बताया भी था इनको। लेकिन मामला ये है कि चूँकि ये इस सदी का सबसे बड़ा स्कैंडल है जो अफ़गानिस्तान में हुआ, वॉर ऑन टेरर के नाम पे, और वॉर ऑन टेरर भी बहुत बड़ा फ्रॉड था और फ्रॉड है। उस हवाले से उसकी सबसे पहले खबर हमने फ्रंटियर पोस्ट में, मेरी खबर थी कि उसके पीछे कौन से मुल्क शामिल थे, कौन से लोग शामिल थे। फिर 13 साल बाद यूएस वेटरन ने हमारी स्टोरी को जो है वो कन्फर्म किया कि उसके पीछे बुश एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, और बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स इन्वॉल्व थे जिन्होंने ये 9/11 को ऑर्केस्ट्रेट किया और उसपे फॉल्स फ्लैग करके अफ़गानिस्तान के ऊपर चल पड़े ये। तो अफ़गानिस्तान के ऊपर तो उन्होंने पहले से प्लान करके रखा हुआ था कि यहाँ हमने जाना ही जाना है। उसके बाद $2 ट्रिलियन का जो फ्रॉड हुआ पिछले 20 साल में, कि वो जो $2 ट्रिलियन, उसमें से बहुत बड़ी रकम तो अभी गई नहीं है। और इस वक़्त तमाम एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जितने भी असले की जो कंपनी है, आर्म्स डीलर्स हैं, उनके जो एडवाइज़र्स हैं, उन मेरे पास नाम मुझे इस वक़्त याद नहीं है, लेकिन मैं दे सकता हूँ। जो जनरल्स जो है ना, वो अमेरिकन जनरल जो है ना, वो, और ब्रिटानिया का भी एक जनरल है जो अ, मुख्तलिफ कंपनीज़ के एडवाइज़र्स और कंसल्टेंट के तौर पे उनके साथ बैठे हुए हैं। तो हम्म। जंग जो है ना, वॉर इज़ अ बिज़नेस और वॉर इज़ अ प्रॉफिट। अब वो उस पे पाकिस्तान को ब्लेम कर, जी पाकिस्तान पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है? पाकिस्तान ने तुम्हें इनवाइट किया। पाकिस्तान के अगर गवर्नमेंट वहाँ पे सही होती और लोग वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट सही होती, तो इतना नुकसान कैसे होता है? 120 से 150 बिलियन डॉलर का नुकसान करवाया, 70,000 के करीब लोग शहीद हुए, 5-6 हज़ार पाकिस्तानी सोल्जर्स, 25,000 पीपल गॉट इंजर्ड एज़ वेल इन दिस वॉर। हाउ डिड इट हैपन? उसमें कुछ जनरल्स भी इन्वॉल्व थे, कोई ब्यूरोक्रेसी के लोग भी थे, कोई फॉरेन ऑफिस के लोग भी थे जो लम्बे पड़ गए, जो इन्होंने अमेरिकन पॉलिसी को जो है वो टो किया। और 20 साल के बाद जब आप जंग हार के जा रहे हैं, तो अब आप पाकिस्तान को ब्लेम करेंगे, जी पाकिस्तान ने किया। और भाई, आपसे 20 साल में जो चीज़ नहीं सँभाली जा सकी, $2 ट्रिलियन खर्च करके, पाकिस्तान तो आपका बोझ उठा रहा है, 3 मिलियन अफ़गान रेफ्यूजीज़ को अपने घर में पनाह दी हुई है 40 साल से। तो और क्या करे पाकिस्तान? Pakistan has done हम्म। everything possible in the book apart from turning into a woman. That's not going to happen. और मेरे ख्याल से ये बात सारी जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं या पाकिस्तान की जो एकेडमिया है, वो भी जाबिर सुल्तान से पूछ के कलमा हक कहते हो। हमने भी कभी उनकी ज़ुबान से कभी कोई सवाल करते हुए नहीं देखा। उनको भी बड़ी तकलीफ होती है क्योंकि बंदा कुछ, चलो कोई और कुछ नहीं कर सकता तो कुछ सवाल ही सही कर ले। तो ये इसमें सारे के सारे लोग, ये ऑल इंक्लूसिव, जब आपकी 24-25 हज़ार, साढ़े 25 हज़ार ब्यूरोक्रेसी सिविल सर्वेंट्स जो है वो जेबों में ब्रिटानिया, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका की सिटीजनशिप जेब जेब में डाल के बैठे हुए हैं, तो उनके लिए उन्होंने वो तो अब खुदा ना खास्ता अगर ऐसा मौका आ गया, वो तो पहले ही भाग जाएंगे यहाँ से। जो काबुल में जो हो रहा है, जो लोग जा रहे हैं वहां पे, आपके पाकिस्तानी तो पहले ही भाग जाएंगे, जो अपनी जेबों में इतने इतने बड़े फॉरेन सेक्रेटरी और बड़े बड़े ग्रेड 22 के अफसरों के पास फॉरेन नेशनैलिटीज हैं। मजाक बनाया हुआ आपने। तो जब ऐसी हम्म। सिचुएशन होगी, तो आपको छोटे छोटे जर्नलिस्ट, छोटे छोटे कमेंटेटर जो है ना, वो आके बड़ा थ्रेट करेंगे, जी पाकिस्तान से टफ क्वेश्चनिंग होनी चाहिए। पाकिस्तान से क्यों टफ क्वेश्चनिंग? पहला सवाल तो आपसे होने का, हाउ यू गॉट देयर इन द फर्स्ट प्लेस। देखिए, पाकिस्तान के अंदर मैं हमेशा जो है वो बिलीव करता हूँ कि जो लोकल पुलिसिंग होती है, नेबरहुड पुलिसिंग होती है, वो ही आपकी सिक्योरिटी और आपकी सेफ्टी की ज़िम्मेदार होती है। बड़े-बड़े जो थिंक टैंक्स होते हैं, अफ़सर होते हैं, उनको मोहल्ले के मामलात, उनको डील करने के लिए जो छोटे मिडल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं, वो उसको डिलीवर करते हैं।
अब मैं आपको एक्सक्लूसिवली बताता हूँ कि अफगानिस्तान में हो क्या रहा है। अफगानिस्तान में जो अभी अमेरिका ने और मुल्कों ने ये कहा है कि जी हम आपको असाइलम देंगे, आप एयरपोर्ट पे आ जाएं, तो वो कर ये रहे हैं कि अफगानिस्तान की जो मिडिल क्लास है उसको वो वहां से निकाल रहे हैं। अब किसी भी मुल्क को चलाने के लिए उसकी मिडिल क्लास का होना बड़ा जरूरी होता है। तो यही आप सीरिया में देखा कि वहां की मिडिल क्लास चली गई, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, पढ़े लिखे लोग मुल्क छोड़ के चले गए जो जा सकते थे। यही हाल इराक में हुआ। उनके भी पढ़े लिखे लोग जो अच्छे जो अफोर्ड कर सकते थे वो भी मुल्क छोड़ के चले गए। तो मुल्क जो है तो होता है वो मिडिल क्लास ने चलाना होता है, मिडिल मैनेजमेंट है, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हवालदार, एएसआई, इसी तरह और भी दफ्तरों के असिस्टेंट कमिश्नर, इस तरह ये वो लोग होते हैं जो ग्राउंड पे आपके जाके काम करते हैं। तो जब ये मुल्क छोड़ के चले जाएंगे तो मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर चलना बंद हो जाएगा। तो अफगानिस्तान के अंदर अगर इसी वजह से तालिबान ने ये कहा है कि आप लोगों को मुल्क छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, हमें आपके आपके मुल्क की आपको जरूरत है, आप यहाँ रहें, आप अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करें जैसे आप कर रहे थे। क्योंकि अगर ये लोग चले गए तो फिर मुल्क चलाना, इंफ्रास्ट्रक्चर चलाना उनके लिए बड़ा मसला हो जाएगा। और पाकिस्तान में पिछले 20 साल के अंदर ये हुआ है कि पाकिस्तान में जो मिडिल क्लास है उसको करप्ट माफिया ने खत्म ही कर दिया है। पाकिस्तान में इस वक्त कोई मिडिल क्लास नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ गरीब लोग हैं या बहुत अमीर लोग हैं जिन्होंने अपने अपने गेटोस बनाए हुए हैं, डीएचए की शक्ल में, बैरिया टाउन की शक्ल में। ये गेटोस के अंदर रहते हैं, उनकी दुनिया और है, ना उनकी कोई लोड शेडिंग होती है, ना उनके कोई मसाइल हैं। यही हाल कराची में है, डिफेंस में रह रहे हैं या डीएचए में रह रहे हैं। ये गेटोज आपने मुल्क में क्रिएट कर दिए हैं जिनका बाकी पाकिस्तान की अवाम के साथ, उनके मसाइल के साथ, पानी, बिजली, उसके साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है। और यही वो लोग हैं जो कल को मुल्क पे अगर खुदा ना खास्ता को मुश्किल वक्त आया तो ये सबसे पहले मुल्क छोड़ के भागेंगे। आज ही मैंने वो इंटरव्यू भी भेजा जो बीबीसी पे ब्रिटिश आर्मी चीफ ने दिया है, और उन्होंने कहा है कि भाई पाकिस्तान ने जो करना था वो कर दिया। पाकिस्तान ने 30 लाख के करीब रेफ्यूजीज रखे हुए हैं। पाकिस्तान ने को पूरे बॉर्डर पे बाड़ लगा दी है, फेंस लगा दी है। अब वो एक एक आदमी को रोक रोक के तो चेक नहीं कर सकते कि भाई तुम कौन हो। तो बरतानिया ने जो रेफ्यूजीज ऑफर किए हैं वो 9,000 हैं। पाकिस्तान के पास 30 लाख हैं, 25,000 फ्रांस के पास है, स्पेन के पास है। बरतानिया जो सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स पे शोर मचा रहा है उसने 9,000 उसके पास आए हैं जी रेफ्यूजीज, हम 9,000 लेंगे। हालांकि ये पूरा मुल्क जो है वो माइग्रेंट्स ने बनाया हुआ है। अभी मैं पार्लियामेंट में एक स्पीच सुन रहा था जिसमें उसने बताया कि जो स्पीकर है इस वक्त पार्लियामेंट का, ब्रिटिश पार्लियामेंट का, ये ही इज फ्रॉम ए रोमानियन जूइश फैमिली। यहाँ की जो मलका है शी इज फ्रॉम ए हाउस ऑफ हैनवर फ्रॉम जर्मनी। यहाँ का जो प्रिंस फिलिप था ही वाज फ्रॉम ग्रीस। तो ये तो मुल्क ही सारा माइग्रेंट्स से मुश्तमिल है, यही लोग उसको चला रहे हैं। तो ऐसी सूरत में प्रीति पटेल जो कुछ कर रही है पाकिस्तान को, चाहे कोविड पे रेड लिस्ट में डालना हो या अफगान्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करनी हो या उसकी जो असाइलम पॉलिसी है वो उसको करना हो, तो उसका जवाब ब्रिटिश आर्मी चीफ को आके क्यों जरूरत पड़ी कि वो इंटरव्यू दे और वो कहे कि हम तालिबान के साथ, तालिबान आर डिफरेंट नाउ, हम इनके साथ काम करते हैं। और मैं कल पढ़ रहा था कि इन्होंने बैक चैनल, ब्रिटिश आर्मी ने बैक चैनल तालिबान के साथ राब्ते खोले हुए हैं जो इनके इवैक्यूएशन के अंदर इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं काबुल के अंदर। तो बोरिस जॉनसन ने भी कहा है कि हम बात स्ट्रेटेजी करेंगे। है, ये एक राइट स्ट्रेटेजी है। अब उसके जवाब में आप पाकिस्तान को ब्लेम करना चाहिए जी पाकिस्तान ने ये क्यों, पाकिस्तान अच्छा, तुम्हारी वजह से पाकिस्तान परेशान है। बिल्कुल पाकिस्तान ठीक का है। जी 20 साल में जी जो डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब, नुकसान हुआ है पिछले 20 सालों के अंदर, काफी ज्यादा नुकसान हो गया। बोरिस जॉनसन ने भी कहा कि अगर तालिबान की हुकूमत से बात करना पड़ी तो जरूर करेंगे। बोरिस जॉनसन यानी बरतानिया की हुकूमत भी अब ये कह रही है। पाकिस्तान के अंदर हमने पहले भी ये कहा था, असेसमेंट थी हमारी कि आप वो लोग, जिससे आपने भी कहा अपने इंटरव्यू में कि वो अफगानिस्तान जो 50 से ज्यादा मुल्कों का एक मुल्क था, ऐसे ही सर आपने कहा, अब वो मुल्क उनसे छीनना गया और ऑब्वियसली जो भी सिचुएशन डेवलप हुई पाकिस्तान के अंदर, सर एक रिएक्शन हमें नजर आया। एक वाकया हुआ है गवादर के अंदर भी, चीनी काफिले के करीब खुद कुछ धमाका हुआ है जिसमें एक चीनी शहरी जख्मी है। इससे पहले भी हमने दासू का वाकया देखा और फिर इसके अलावा भी मुहर्रम के दौरान भी एक नाखुशगवार वाकया
पेश आया। अब ये इंसिडेंट्स मजीद होंगे, रिएक्शन किसी न किसी सूरत में आएगा। वो ताकतें, आलमी इस्टेब्लिशमेंट कहें या जो भी ताकतें हैं, जिनको नाराज किया है हमने या हमने अपने कौमी तशख़्ख़ुस के ऊपर कायम है, इसे नाराजगी कोई समझता है तो समझता रहे। तो सर किस तरह देखते हैं कि फ्यूचर क्या होगा पाकिस्तान के अंदर? हालात कितने खराब हो सकते हैं या ठीक है जो कुछ है? देखिए, बात 2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। इस वक़्त इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हैं और सूबों में सिंध में मुराद अली शाह की जो गवर्नमेंट है, मुराद अली शाह की जो सिंध पुलिस है, आप उसको यूँ समझें कि जैसे वो अफ़गान नेशनल आर्मी है। यानी वो ड्रग्स भी बेचते हैं, ड्रग्स को ट्रैफ़िक भी करते हैं, कब्ज़ा ग्रुपों में भी इन्वॉल्व हैं, वो लोग किडनैपिंग्स में भी, यानी सिंध पुलिस जो है वो इस वक़्त क्रिमिनल्स का एक वो बना हुआ है, गढ़ बना हुआ है। यही हाल पंजाब पुलिस के एक अब्बास खान आईजी होते तो उन्होंने रिपोर्ट दी कि 30,000 के करीब पंजाब पुलिस में ऐसे लोग हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो हुँ, ये एक इमरान खान साहब के पास एक बड़ा और जनरल जो आर्मी चीफ है, यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उनके पास एक बड़ा अच्छा मौका है और उनको सोचना चाहिए कि जब तक आपकी पुलिसिंग ठीक नहीं होगी, आप मुल्क को सिक्योर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि फौज का काम पुलिसिंग नहीं होता। शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ ने पिछले 25 साल, 40 साल के अंदर जो पुलिस का बेड़ा गर्क कर दिया, इन्होंने कब्जा ग्रुपों में कन्वर्ट कर दिया पुलिस को। पुलिस तो अब जो परफॉर्म करना चाहती है, वो कर नहीं सकती। मकसद कहने का मेरा, चूँकि ताल्लुक एक ऐसी फैमिली से है जिसमें पुलिस के काफ़ी लोग हैं और मैं ये बिलीव करता हूँ कि एक ग्राउंड पे जो बंदा काम करना होता है, उसको एम्पावरमेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन शरीफों ने, इसी वजह से इनको पटवारी कहा जाता है कि इन्होंने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। इस वक़्त उनके लिए अच्छा मौका है कि जो अ, फ़ौज के जो रिटायर्ड लोग हैं, जो एलिजिबल लोग हैं, उनको पुलिस की सपोर्ट के लिए ये बेशक पायलट प्रोग्राम बना लें कोई, 2 साल के लिए उनको हर पुलिस स्टेशन के साथ उनको इंटैक्ट कर दें, ताकि पुलिस की जो वर्क फोर्स कम है, 12 करोड़ की आबादी के पास पंजाब पुलिस की तादाद मेरे ख्याल से 1,20,000 के करीब है। तो 12 करोड़ की आबादी को इतनी थोड़ी-सी वर्क फोर्स के साथ कैसे कम चलाया जा सकता है? तो फौज के पास ये लोग अगर अवेलेबल हैं तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। लोकल पुलिसिंग में हर इलाके में जीएचक्यू के पास उनका पेंशन रिकॉर्ड होगा और उनको इसको प्रैक्टिकल स्टेप्स के तौर पे लेना चाहिए। अब आते हैं कि जो रिसेंटली नाखुशगवार वाक़या पेश आया, वो एक ज़ाहिर है काबिल मज़म्मत बात है और जिस वक़्त पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं, वो अपने एजेंट उन्होंने पाकिस्तान में पिछले 20 साल में बनाए हैं, नवाज़ शरीफ की शक्ल में या नून लीग की शक्ल में। ये भी उन्हीं लोगों में से है ना जो मोदी को अपने घर बुलाते हैं, तो जब मोदी इनके घर में आता है तो ये छोटे एजेंट्स को तो एम्पावरमेंट होती है ना जी। तो जब हुँ, आप बड़े लोगों को सज़ा नहीं देंगे, तो छोटे लोगों को जो है वो उनको कैसे सबक हासिल होगा? बिल्कुल सही है। व्यूअर्स ये हमारा आज का शो था। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।